हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ आर.के. गुप्ता, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। और हम लोग का छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा चैनल बायोलॉजी बॉय इन हिंदी। बायोलॉजी बॉय इन हिंदी। और हम लोगों ने परिचय देख लिया था इस चैप्टर का, ठीक है ना। और आज हम लोग देखेंगे, एक एक चीजों को लिखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका नोट्स बनाएंगे। उसके बाद से हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। और आपका एनसीईआरटी ही जो है वो आपके नीट में बोर्ड में पूछ रहा है। कुछ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा, कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। देखिए, हम लोगों ने परिचय देख लिया था इसका। अगर आपको परिचय देखना है तो बायोलॉजी बॉय इन हिंदी लेक्चर फर्स्ट देख सकते हैं। ये लेक्चर आपका दूसरा है। देखिए क्या होता है जीवन अवधि, लाइफ स्पैन क्या होती है। किसी भी जीव के उसके प्राकृतिक, जब जन्म लेता है उसके प्राकृतिक मृत्यु, जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु यानी नेचुरल डेथ के बीच का जो समय होता है उसे हम लोग लाइफ स्पैन यानी कि जीवन अवधि कहते हैं। मतलब ये नहीं कि कोई गया फलानवा चिलनवा और कहीं जाके मतलब मर गया, सुसाइड कर लिया तो उसको जीवन अवधि कह देंगे, नहीं। नॉर्मली हम सारे लोगों को लेंगे जितने लोग हैं, और उनके जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के जो बीच का जो समय होता है उसको हम लोग लाइफ स्पैन यानी जीवन अवधि कहते हैं। जैसे कि कुत्ता केला घोड़ा गाय, कुत्ता केला घोड़ा गाय, कुत्ता केला घोड़ा गाय 20 से 25 साल तक जीते मतलब जिंदा रहते हैं। हाथी 60 से 90 साल तक जिंदा रहता है। गुलाब 5 से 7 वर्ष तक जिंदा रहता है। तितली 1 से 2 हफ्ते तक जिंदा रहती है। कौवा 15 साल तक जिंदा रहता है। तोता 140 वर्ष तक जिंदा रहता है। मगरमच्छ 60 वर्ष तक जिंदा रहता है। फल मक्खी 30 दिन तक जिंदा रहती है। फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई से इंग्लिश में फ्रूट फ्लाई कहते हैं। वैसे नॉर्मली ये 30 दिन तक जिंदा रहती है, लेकिन अगर लैब में, लैब मतलब जानते हैं ना, लैब के अंदर ये 15 दिनों तक जिंदा रहती है लैब के अंदर। और वैसे नॉर्मल अगर देखा जाए तो फल मक्खी 30 दिन तक जिंदा रहती है। धान का पौधा 3 से 4 महीने तक, 4 महीने मान के चलिए, 4 महीने तक। कछुआ 100 से 150 साल तक। बरगद 200 से 300 साल तक। क्या? बरगद 200 से 300 साल तक। देखिए, फिर एनसीईआरटी में हम लोग देखा जाएगा कि कौवा 15 साल तक जिंदा रहता है। तोता 140 साल तक जिंदा रहता है। देखिए, कौवा और तोता का जो शारीरिक बनावट होता है, मतलब ज्यादा मतलब एक दूसरे से बड़े छोटे नहीं होते हैं। यानी कि जो जीवन अवधि होता है वो शरीर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। जो जीवन अवधि होता है वो शरीर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। देखिए, लगभग दोनों बराबर होते हैं। लगभग मान के चलिए, मानने में क्या आता है, ऐसा तो है नहीं कि जो तोता है वो 100 किलो का है, कौवा है 5 किलो का, ऐसा तो होता नहीं है। लगभग बराबर होते हैं, लेकिन जीवन अवधि में इतना डिफरेंस होता है। कौवा 15 साल तक जीता है, तोता 140 साल तक जीता है। हम एनसीईआरटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यही बोर्ड में आपके पूछा जाने वाला है, और यही आपके नीट के अंदर पूछा जाने वाला है। कोई भी ऑल इंडिया मेडिकल एग्जाम उठा के देख लीजिए, कोई भी एग्जाम निकाल के देख लीजिए, सारे जगह एनसीईआरटी ही पूछ रहा है। कुछ अलग से नहीं, कुछ इधर से नहीं, कुछ उधर से नहीं, सब एनसीईआरटी भैया, सब एनसीईआरटी। ठीक है, इसे नोट करिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार से संबंध नहीं है। क्या? जैसे कि हम लोगों ने देखा था अभी को कि जो कौवा होता है 15 साल तक जीता है, तोता 140 साल तक जीता है। इन दोनों के आकार में कोई अंतर नहीं होता है, आकार में कोई अंतर नहीं होता है, फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। लगभग कौवा और तोता समान आकार के होते हैं, फिर भी इनके जीवन अवधि में बहुत अंतर नहीं होता है। क्या होता है कि जो लाइफ स्पैन यानी जीवन अवधि होती है वो शरीर के आकार के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। नहीं करती है मतलब नहीं करती है। कोई मोटा है, पतला है, इसके ऊपर जीवन अवधि डिपेंड नहीं करती है। फिर हम लोग देखेंगे इसमें कि जो आम का वृक्ष होता है पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होता है। उसका जो जीवन अवधि होता है आम के वृक्ष का, वो पीपल के वृक्ष की तुलना में उसकी जीवन अवधि कम होती है। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट करके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा कि जो एक कोश की जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है, ठीक है ना। एक कोश की जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। एक कोश की जीव कैसे अमर हो जाते हैं, हम लोग कैसे मर जाते हैं? देखिए, हम अगर एक हिसाब से देखा जाए तो अनुवांशिक रूप से तो हम लोग अमर हैं, अनुवांशिक रूप से, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं है। क्योंकि हम लोग का शरीर तो भाई जला दिया जाएगा या फिर दफन कर दिया जाएगा। लेकिन एक कोश की जीव क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये अमीबा हो गया,
ये क्या करता है, जब इसको नई संतति उत्पन्न करनी होती है तो ये क्या करता है, द्विखंडन कर लेता है, ये द्विखंडन कर लेता है और 2 नए अमीबा बना लेता है, यानी कि इसका शरीर भी तो इसमें जा रहा है, इसका शरीर भी तो इसमें जा रहा है, आनुवांशिकता तो जा ही रही है, इसका डीएनए आरएनए जो भी होता है वो तो जा ही रहा है इसमें, ठीक है ना, लेकिन इसका शरीर भी तो जा रहा है, फिर इसको भी अगर संतति उत्पन्न करनी है तो ये भी क्या करेगा, द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन करके 2 नए संतति अमीबा को उत्पन्न कर देगा, ठीक है ना। देखिए अच्छे से पढ़िए, खराब तरीके से नहीं, अच्छे से सुनिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से बोलिए। क्या होता है, जैसे कि एक हमारा दोस्त है, वो भी बायोलॉजी पढ़ाते हैं, ठीक है ना, उन्होंने पढ़ाया कि जो सेल का जो केंद्रक होता है उसका जो डिस्कवरी किए थे, उसका जो खोज किए थे वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है ना। हमको फोन करके वो बता रहे थे कि हमने एक दिन पहले बताया लड़कों को कि जो कोशिका का जो केंद्रक होता है, यानी कि कोशिका यानी सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। अगले दिन हम लड़कों से पूछे, जबकि हमने 5-6 बार लड़कों को बताया कि इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले दिन लड़कों से पूछे, लड़के को खड़ा कराए, पूछे कि ये बताओ कि जो कोशिका जो होती है, जो सेल होता है, उसका केंद्रक यानी न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो जिसको खड़ा कराया उसने बताया सर रावण ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बता के रावण बता रहा है। तो हमारे दोस्त ने कहा मनवा तकैलस मरते उठाई के पटक दे, लेकिन क्या करें, टीचर है, कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा होता है, ऑनलाइन में तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं आप लोग को, ठीक है ना। तो डांटने बोलने से पढ़ाई नहीं होती है, अपने मन से करिए, अच्छे से करिए, एक चीज़ों को नोट कर लीजिए और अच्छे से देखते रहिए, ठीक है ना। चलिए इसे नोट करिए। देखिए जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी के साथ बेस करते हैं, भूल गैलू भूला गैलू अखिया से झूला झूला गैलू, हम तहरा प्यार में पागल हो गई नहीं, तू दूसरे के बगिया में जाके फुला गैलू। भाई साहब ये बायोलॉजी के लेक्चर में इसका क्या काम, यही प्यार है, मोहब्बत है, यही जनन है, प्यार होता है, मोहब्बत होता है, फिर जनन होता है, ठीक है ना। और आजकल तो गाना भी निकल गया है, बचपन का प्यार, ठीक है ना। आइए देखा जाए क्या होता है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, जीव विज्ञानिक प्रक्रम है, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें एक जीव अपने समान छोटे से जीव संतति को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। संतति में वृद्धि होती है, उसमें परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देता है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु का चक्र चलता रहता है। क्या होता है कि कोई भी जीव उसमें वृद्धि होती है, ये संतति में वृद्धि होती है। कहेंगे सर ये अंडरलाइन आपने क्यों किया, वृद्धि होना जरूरी है, क्योंकि जो मेल होता है, जो नर होता है, मान लीजिए हम लोग में क्या होता है, नर जो होता है वो 13 से 14 साल के उम्र में या 15 साल के लगभग में क्या होता है, हम लोगों में स्पर्म का बनना स्टार्ट होता है, स्पर्म का बनना स्टार्ट होता है। और जो मादा होती है उसमें जो आतर्व चक्र होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, वो 13-14 साल की उम्र के लगभग में उनका भी आना शुरू होता है। तो वो 12-13 साल तक तो वो लोग वृद्धि करते हैं ना, हम लोग वृद्धि करते हैं ना, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग में क्या होती है, संतति पहले वृद्धि होती है, ठीक है ना, फिर उनमें परिपक्वता आती है, फिर हम लोग क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, उसके बाद से शादी होता है, उसके बाद से क्या होता है, बच्चे को जन्म देते हैं, नई संतति को जन्म देते हैं। लेकिन आजकल भाई ये सब वृद्धि वाला फैक्टर ही देख रहे हैं हट गया है। वृद्धि तो है, वृद्धि का फैक्टर नहीं कहेंगे, ये वाला फैक्टर हट गया है। बचपन का प्यार, बचपन का प्यार, वृद्धि तो शरीर की हो जा रही है, छोटे छोटे निब्बा निब्बी, लेकिन परिपक्वता नहीं आ पा रही है, मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं। व्हाट इज लव ये जानते ही नहीं है, प्यार कर बैठते हैं। उसके बाद से क्या होता है, जानू मैं नस काट लूंगी, ठीक है ना, आ जाओ 3 बजे 2 बजे नस काट लूंगी। भाई साहब ये क्या है, कुछ नहीं है। क्या होता है यहाँ पे देखिए दिया है, वृद्धि होना चाहिए, परिपक्वता होना चाहिए, फिर शादी ब्याह होना चाहिए, घर वालों की मर्जी से अरेंज मैरिज, फिर नई संतति को सुहागरात के बाद से नई संतति को जन्म देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत वृद्धि यहाँ पे कहेंगे, फिर परिपक्वता तो बिल्कुल नहीं रह रही है निब्बा निब्बी में, और फिर शादी हो रही है। शादी क्या हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, फिर आगे का प्रोसेस शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है ना।
तो बचपन का प्यार आप लोग न करिए, पढ़ाई करिए, ठीक है ना, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। आखिर में जनन करते हम लोग क्यों हैं, इससे क्या होता है? ये जो जनन है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है, ठीक है ना। क्या होता है, जैसे कि हमारे दादाजी हुए, उनसे पिताजी हुए, पिताजी से हम हुए, हमसे आगे हमारा बच्चा होगा। तो इससे क्या होता है कि जो डीएनए है, जो जीन है, वो ट्रांसफर होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है, अगली पीढ़ी आते रहती है, अगली पीढ़ी आते रहती है। और देखिए एक और चीज है कि इंसान दूसरी तरह जनन करते हैं, भेड़ बकरी थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक ना। और मान लीजिए पक्षी थोड़ा अलग टाइप से, मेढक मेढकिया थोड़ा अलग टाइप से। जैसे मेढक मेढकिया में क्या होता है कि ये रही, मान लीजिए कि ये रहा आपका मेढकवा, ये रही आपकी मेढकिया, ठीक है ना। तो मेढकवा ने क्या किया, अपना स्पर्म जो भी है वो छोड़ा पानी में, मेढकिया ने अपना छोड़ा, और ये आगे जाके कहीं पानी बह रहा है, कहीं जाके आगे मिले तो बच्चा बनेगा, और नहीं मिले तो बच्चा नहीं बनेगा, ठीक है ना। मेढकवा है और मेढकिया है, दोनों ने अपना अपना जो स्पर्म है, ओवम है, उन्होंने अपना अपना छोड़ा, और उसके बाद से ये आगे आगे पानी में आगे जाके कहीं मिला तो क्या हुआ, संतति का निर्माण हुआ। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल यानी बाहरी फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है मेढकवा मेढकिया में। हम लोगों में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, हम लोग में जो नर और मादा सेक्स करते हैं तो जो नर का स्पर्म है वो निकल के मादा के शरीर के अंदर जाता है, यानी शरीर के अंदर होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है। इसमें क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है मेढकवा मेढकिया में। देखिए और क्या चीज होता है, देखिए एक एक चीज जो एनसीईआरटी के अंदर लिखी है या फिर जो आपके लिए जरूरी है वो हम आपको जरूर बताएंगे। और देखिए हमसे पढ़िए और पूरा पढ़िएगा, जिस दिन आपको बायोलॉजी से मतलब प्यार हो जाएगा भाई साहब, इतना ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। देखिए नॉलेज कभी एक दिन में इकट्ठा नहीं कर पाएंगे आप लोग, डेली डेली पढ़िए, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। और बचपन का प्यार छोड़ दीजिए। देखिए क्या होता है, जनन प्रजाति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है, ठीक है ना। हम अभी को बताए जीव विज्ञानी संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है। क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्पीसीज इस दुनिया में है, बहुत ज्यादा जातियां इस दुनिया में हैं। जैसे हम लोग एक जाति अलग हो गए, मेढकवा मेढकिया एक अलग जाति हो गई, चिड़िया एक अलग जाति हो गई, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा जाति है तथा प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित मल्टीप्लाई करता है तथा नई तथा संतति उत्पन्न करने की अपनी ही विधि को विकसित कर लेता है। ये नहीं है कि सारे लोग एक ही तरह संतति उत्पन्न करते हैं, कोई अंडा देता है, कोई बच्चा देता है, कोई कोकून देता है, ठीक है ना। और कोई मतलब अलग अलग विधि होती है बच्चा पैदा करने से लेके अपना सेक्स करने तक का। जैसे मेढकवा मेढकिया क्या करते हैं, ये अपना ओवम छोड़ देती है, ये अपना स्पर्म छोड़ देता है, पानी में बह रहे हैं, बच्चा कहीं अगर दोनों जाके आपस में कहीं पानी में कहीं मिल गए तो बच्चे का अनाथ बच्चे का कहीं निर्माण हो गया, अनाथ बच्चे का निर्माण हो गया। कोई इसका माँ बाप का मालूम ही नहीं है, मेढकवा मेढकिया पता नहीं कहाँ पे है, बच्चा कहाँ पे बना, ठीक है ना। देखिए फिर देखा जाए जीव किस प्रकार से जनन करता है, उसके वास हैबिटेट, उसकी आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान यानी इंटरनल फिजियोलॉजी तथा अन्य कई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। क्या होता है कि कोई जीव अगर जनन करता है तो वो कहाँ पे रह रहा है, उसका हैबिटेट क्या है, उसका आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान यानी इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, उनका शरीर का बनावट क्या है, ठीक है ना। और बहुत सारे कारक जो होते हैं, पर्यावरण, ये वो फलनवा ढिकनवा जितना होता है सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसी एक चीज के ऊपर नहीं, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए नीट के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका जनन होता है यानी रिप्रोडक्शन होता है किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसमें मार दीजिएगा आप ऑप्शन में कि हैबिटेट में और इंटरनल फिजियोलॉजी में डिपेंड करता है कि उसका हैबिटेट यानी वास स्थान क्या है, उसका शरीर का अंदर के शरीर का मतलब क्या बनावट है, बाहर के शरीर का क्या बनावट है, वो कहाँ रह रहा है, उसका पर्यावरण क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। देखिए जो जनन की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन।
इनमें अंतर क्या होता है, जो अलैंगिक जनन है उसमें एकल शरीर ही माता पिता का काम करती है, यानी एकल जनक ही संतति उत्पन्न करने का काम करता है। और जो लैंगिक जनन होता है उसमें एक माता अलग होती है, एक पिता अलग होते हैं, इन दोनों का युग्मक आपस में आकर मिलता है, निषेचन होता है और बच्चे का निर्माण शुरू हो जाता है। ठीक है ना, देखा जाए, आइए देखा जाए क्या होता है। ए चाय 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 चाय, चना दाना मूंगफली के दाना बोली। चलिए देखा जाए, जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, जो एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। यानी कि या तो एक जीव जनन कर सकता है या फिर दो जीव। अगर एक जीव करेगा तो अलैंगिक जनन, दो जीव करेंगे तो लैंगिक जनन। चाय मजा आ रहा है कि नहीं। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक यानी एक जनक के द्वारा होता है तो क्या होता है वो, एक और चीज देखिए देखिए देखिए, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट, या तो गैमिट यानी युग्मक हो भी सकता है या फिर अनुपस्थित भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, तो वो अलैंगिक जनन कहलाता है। इसका मतलब क्या है भाई साहब, देखिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चीज है, सुना समझिए इसे। युग्मक गैमिट हो भी सकता है या फिर अनुपस्थित भी हो सकता है। देखिए क्या होता है, एकल जनक, मतलब एकल जनक क्या होता है कि अलैंगिक जनन में, अब देखिए मान लीजिए कि जो पेड़ पौधे हैं, चाहे कोई चीज हो गया ऐसा जो अलैंगिक जनन कर रहा है, अगर स्पोर बना रहा है, जिससे अमीबा हो गया, ठीक है ना, वो क्या करता है, अमीबा को देखिएगा दो टाइप से, अमीबा दो तरह से अपना जनन करता है, चैप्टर में आगे देखा जाएगा। देखिए जो अमीबा होता है उसमें 3 लेयर होते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होते हैं, बीजाणु भरे रहते हैं, स्पोर भरे रहते हैं, और ये कुछ देर बाद आगे इसको अच्छे से पढ़ाएंगे, लिखेंगे इसको अच्छे से, नोट्स बनवाएंगे, इसको पढ़ाएंगे। क्या होता है, अलैंगिक जनन करना रहता है तो ये जो स्पोर होते हैं, जो बीजाणु होते हैं, ये फट जाता है और ये बाहर निकल जाते हैं, और हर एक बीजाणु जो होता है वो, ये जो पुटिभवन होता है इसके द्वारा ये क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ये फट जाता है, इसका 3 लेयर का आवरण होता है, फट जाता है, बाहर निकलते हैं और नए नए अमीबा बना लेते हैं। तो इसमें तो बीजा युग्मक गैमिट काम किया, ठीक है ना। ये जो स्पोर हैं, ये जो बीजाणु है, यही आपका गैमिट की तरह काम कर दिए अमीबा के अंदर। लेकिन अमीबा में एक और खास बात ये होती है कि ये जो अमीबा है ये द्विखंडन कर लेता है। द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन करके 2 नए संतति अमीबा को उत्पन्न कर देता है। द्विखंडन करके ये 2 नए संतति अमीबा को उत्पन्न कर देता है। तो देखिए इसमें युग्मक यानी गैमीट का काम नहीं था, इसमें गैमीट कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित किया, अपने केंद्रक को 2 भागों में विभाजित किया और 2 नए संतति अमीबा बना लिया। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बहुत शानदार लाइन है। जब संतति की उत्पत्ति, एनसीईआरटी नीट के अंदर पूछ सकता है, ये चीज हो सकता है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ हो अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो। या तो युग्मक का निर्माण हो भी सकता है या फिर अनुपस्थिति यानी नहीं भी हो सकता है। लेकिन लैंगिक जनन में युग्मक होना चाहिए। युग्मक होता है, माता का अलग युग्मक, पिता का अलग युग्मक, और दोनों आपस में आके मिलते हैं, तभी तो निषेचन होता है लैंगिक जनन में। लेकिन अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है, जैसे अमीबा एक ही जनक है, 2 तरह से ये जनन कर सकता है। इसमें क्या है कि युग्मक भाग ले रहा है, युग्मक इसमें देखिए क्या हुआ, ये जो बीजाणु है, ये स्पोर है, ये फटा और ये बाहर निकले, बहुत सारे संतति अमीबा को बना लिया इन्होंने। यहाँ पर तो युग्मक का काम है, यानी कि अलैंगिक जनन में युग्मक के द्वारा भी जनन हो सकता है। और युग्मक की यहाँ पे युग्मक कहीं नहीं है, शरीर तोड़ के बना रहा है 2 ठे, केंद्रक तोड़ के 2 ठे बना रहा है, तो यहाँ पे युग्मक की अनुपस्थिति में भी जनन हो सकता है। अलैंगिक जनन में भाई बहुत तगड़ा जनन है। देखिए जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक
युग्मक के निर्माण की भागीदारी के साथ भी हो सकता है, यानी युग्मक बन भी सकता है, अथवा इसकी अनुपस्थिति में भी यह जनन हो सकता है। तो क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि युग्मक का निर्माण बहुत सारे जीवों में हो भी सकता है। बहुत सारे जो जीव हैं वो केवल अपने शरीर का ही यूज करते हैं जनन करने के लिए अलैंगिक जनन में। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, जब दो जनक विपरीत लिंग वाले, एक नर एक मादा, जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक गैमीट युग्मन यानी फ्यूजन होता है, तो यह लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। यानी कि ये हो गई आपकी निब्बी, ये हो गया आपका निब्बा, और इसका यन आके मिला, इसका यन आके आपस में मिला, फ्यूजन बना, यानी इसका भी युग्मक भाग लेगा, इसका भी युग्मक भाग लेगा। लेकिन अलैंगिक जनन में केवल एक ही शरीर होगा, एक ही जनक होगा, उसमें युग्मक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चाय 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 चाय।